मुंबई दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 रोड शो में करेंगे प्रतिभाग। होटल ताज में 2 बजे बिजनेस टू गवर्नमेंट बैठक का आयोजन। उत्तराखंड में महिलाओं को मिलेगा 30% आरक्षण। जल्द कैबिनेट के सामने पेश होगा प्रस्ताव। उच्च स्तर पर विभागों के साथ बैठकों का दौर जारी। आज केदारनाथ धाम आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस की जीत की करेंगे कामना। मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। रामनगर में खोले जा रहे हैं 2 नए सफारी पर्यटन जोन। एक दिन में 660 पर्यटक कर सकेंगे जंगल की सैर। सीएम के हाथों होगा शुभारंभ। उत्तराखंड के 3 शहरों में हो रही एक्यूआई की रियल टाइम मॉनिटरिंग। प्रदूषण से बचने को नैनीताल पहुंच रहे पर्यटक। 4000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पहाड़ की हवा पर प्रदूषण की मार। कई शहरों में तेजी से बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। आपको बता दें कि देहरादून समेत बड़े शहरों में बढ़ रही है समस्या। लोगों को सांस लेने में होने लगी है दिक्कतें। राजधानी देहरादून में दूषित होती जा रही है हवा। उधम सिंह नगर में भी खराब होती जा रही है हवा। ऋषिकेश समेत कई शहरों में वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ता जा रहा है। राजधानी देहरादून में प्रदूषित होती जा रही हवा। उधम सिंह नगर में भी खराब होती जा रही है हवा। धर्मनगरी हरिद्वार में तेजी से बढ़ रहा है एक्यूआई। ऋषिकेश समेत कई जगहों पर बढ़ रहा है एक्यूआई। राजधानी देहरादून में दूषित होती जा रही है हवा। ऋषिकेश समेत कई शहरों में वायु प्रदूषण। पहाड़ की हवा पर भी प्रदूषण की मार। कई शहरों में तेजी से बढ़ रहा वायु प्रदूषण। देहरादून समेत बड़े शहरों में बढ़ रही समस्या। लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कतें। हवा भी हुई खराब। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कतें। राजधानी देहरादून में दूषित होती जा रही हवा। रिस्पना और नैनी बेकरी क्षेत्र में एक्यूआई का स्तर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। मानसी में
49 और 75, आशा रोड़ी में 86 और 55, किशन नगर चौक में 53, 63, 4 अक्टूबर और 4 नवंबर का AQI कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। रिस्पना पुल पर 110 4 अक्टूबर को था और अब 204 हो गया है। नैनी बेकरी में 100 था, अब 151 हो गया है। किशन नगर चौक में 67 था और अब 96 AQI पहुंच चुका है, यानी कि अब उत्तराखंड में भी आबो हवा खराब होने लगी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आबोहवा जो है वो खराब हो रही है लगातार और AQI जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक महीने में कितना अंतर आया है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि AQI जो है वो लगातार बढ़ रहा है, किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो देखने को फिलहाल मिल रही हैं। राम गोपाल हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकित काला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता देहरादून से। शुरुआत अंकित आपसे ही करेंगे। देहरादून की अगर हम बात करें तो AQI जो है वो लगातार बढ़ रहा है और ये साफ स्पष्ट बता रहा है कि जो वायु है वो प्रदूषित हो रही है और आबो हवा जो है अब वो खराब होती जा रही है और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे ये AQI बढ़ेगा लोगों को परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल यशी आपने सही कहा। देखिए दिल्ली NCR तो इस प्रदूषण की मार झेल ही रहा था और अब 11वां हिमालय राज्य उत्तराखंड भी अब इसकी चपेट में आ गया है। और जो आंकड़े आपने दिखाए हैं यशी, आप देख सकते हैं कि पिछले एक महीने में कितनी वृद्धि जो है वो देखने को मिली है प्रदूषण के स्तर में। तो निश्चित ही आम नागरिकों के लिए तो काफ़ी एक नकारात्मक संकेत है और जिस तरीके से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा खराब होता जा रहा है, तमाम जो बीमारियां हैं वो भी लोगों में इस समय देखने को मिल रही है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको खासी दिक्कतें हो रही है जैसी। और अगर आप देहरादून की बात करें तो लगातार यहाँ पे वाहनों का जो जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है। हर एक घर में 4 से 5 औसतन गाड़ियां जो हैं वो देखने को मिल रही है। सड़कें हैं वो उस हिसाब नहीं हुई है जितना वाहनों का दबाव इसमें बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कंस्ट्रक्शन के कार्य चल रहे हैं उसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार, माफ कीजिएगा अंकित जी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम जैसा कि जानते हैं कि पहाड़ में ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, उसके बावजूद भी वायु प्रदूषित हो रही है, तो ये चिंता का विषय है। देखिए यशी, इसके पीछे की वजह यह है कि अब जैसे जनसंख्या का जो घनत्व है, शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग पहाड़ को छोड़ करके मैदानी तरफ का रुख कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में अधिकांश जो आप अगर इस समय स्थिति देखेंगे तो जनसंख्या का घनत्व जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जमीनों के दाम इस तरीके से बेतहाशा बढ़ रहे हैं जो कि आम आदमी के हाथों से निकलती भी जा रही है। अब जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना पेड़ों का कटान होगा। इसके साथ ही आपको पता है यशी कि हम पर्यटन प्रदेश हैं, हमारी जो आजीविका है वो पर्यटकों पर आधारित है। जितने पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उतनी संख्या में यहाँ उसको भार करने की क्षमता जो है इस राजधानी में नहीं है, इस उत्तराखंड में नहीं है। अगर आप 4 धाम की यात्रा का इस बार का आंकड़ा देखेंगे यशी, तो उसने सारे रिकॉर्ड अभी तक के तोड़े हैं। 53 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए हैं। तो निश्चित ही अगर ये श्रद्धालु इतनी संख्या में आ रहे हैं तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स से खराब होना एक जायज सी बात है। इसके अलावा भी कई और चाहे वो फिर कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हो जा रहे हैं राजधानी देहरादून में, तो वो जगह जगह पे आधे अधूरे खुले छोड़ करके चले गए हैं। पिछले काफ़ी समय से स्मार्ट सिटी के नाम पर कार्य चल रहे हैं, लेकिन
उसकी जो तीव्रता है वो कछुए से भी हल्की है, और इसकी वजह से जो वायु प्रदूषण है उसकी संख्या भी और बढ़ रही है। तो इस तरीके से देहरादून के अगर हम इलाकों की बात करें यची, तो यहाँ पर कई ऐसे चौक चौराहे होंगे जहाँ पर कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। इसमें घंटाघर की बात करें, चाहे फिर हम आईएसबीटी की बात करें, चाहे फिर हम किशननगर चौक की बात करें, चाहे फिर हम नेहरू कॉलोनी चौक की बात करें, तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि लगातार ये दिक्कतें आ रही है, और अब धीरे धीरे करके ये जो दिक्कत है ये और भी क्षेत्रों में जारी है, जो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक बात है। और हिमालय राज्य होने के बाद भी अगर हम इस वायु प्रदूषण से दो चार हो रहे हैं, तो ये अपने आप में एक चिंता की बात है, और जनप्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देने की भी बेहद जरूरत होगी। गोपाल हरिद्वार से संवाददाता जुड़े हुए हैं। रामगोपाल जी, हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर AQI इंडेक्स फिलहाल क्या है और किस तरीके का बदलाव फिलहाल अभी देखा जा रहा है? बिल्कुल यशी, देखिए जिस तरीके से देखा जा सकता है कि दिल्ली में जिस तरह हवा कितनी खराब होती दिखाई दे रही है, प्रदूषण की यानी कि जो हवा है वो जहरीली कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, और लगातार इसी तरीके से प्रदूषण अब उत्तराखंड की तरफ भी इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो इससे संबंधित तमाम जितने भी विभाग हैं इनको इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देहात क्षेत्र की और शहरी क्षेत्र की यदि बात कर ले, क्योंकि लगातार जो रबड़ है और तमाम ऐसे प्रदूषण जिससे प्रदूषण फैलता है उनको जो है जो वेस्टेज जो प्लास्टिक कहा जा सकता है जिसको, उसको जलाया जाता है, और प्रदूषण का जो बढ़ावा है कहीं ना कहीं देहात क्षेत्र में वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है, ताकि जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके साथ साथ जो तमाम जो विभाग है ऐसी उनको कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है, ताकि जो है प्रदूषण जो आबो हवा है कहीं ना कहीं हरिद्वार देहात क्षेत्र की बात कर ले या फिर शहरी क्षेत्र की बात कर ले तमाम, क्योंकि दिल्ली से अब उत्तराखंड की तरफ जो है जो जहरीली हवा है वो कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई दे रही है। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद शाहिद संवाददाता उधम सिंह नगर से जुड़े हुए हैं। शायद उधम सिंह नगर की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल AQI इंडेक्स क्या है? अनम्यूट कीजिएगा। बताना चाहूँगा उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण की वजह है यहाँ पे जो रुद्रपुर के अंदर सिडकुल है, उसके साथ साथ जो जितनी भी यहाँ पे सिडकुल की फैक्ट्रियाँ हैं इससे ज़्यादा प्रदूषण होता है। और यहाँ पे जो है पिलन क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे लोग जो है आजकल पेड़ काट के यहाँ पे कॉलोनियाँ काट रहे हैं। कॉलोनियाँ काटने की वजह से सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो फैला है यहाँ पे जो कॉलोनियाँ हैं, और सिडकुल की वजह से रुद्रपुर शहर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ सामने आती है कि यहाँ कूड़े का ढेर जो है, कूड़े के ढेर में जो लोग आग लगा देते हैं उससे ज्यादा प्रदूषण होता है। जैसी बिल्कुल, इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? अगर AQI इतना ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों को परेशानियां बढ़ रही हैं, तो आखिर इस पर किस तरीके से ध्यान दिया जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं उनके द्वारा निर्देश दिया गया है, जो लोग खेती करते हैं, खेती करने के बाद जो प्याल है उसमें आग लगा देते हैं, उससे प्रदूषण जो है बढ़ रहा है। और जो लोग कूड़ा जो है रोड पे देते हैं, जो कूड़े का बड़ा बड़ा ढेर लग जाता है, जैसे ही उसे कहा जाए कि कूड़े का पहाड़ बन जाता है, और उसमें लोग आग लगा देते हैं। वेस्टेज जो होता है, पन्नी होती है या प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, लोग वहाँ जो फेंक देते हैं, उन पर भी निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, अगर हम बात करें देहरादून की या हम समूचे उत्तराखंड की बात करते हैं, तो जिस तरीके से AQI बढ़ रहा है, आखिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? इसको लेकर कितना सख्ती बढ़ती जा रही है? दिल्ली की अगर बात करें तो देखिए, हम हमेशा देखते हैं जब वहाँ पर AQI बढ़ता है और इवन फॉर्मूले पर आ जाते हैं, और तमाम चीज़ें जैसे स्कूल वगैरह बंद कर दिए हैं, गाड़ियों का कम से कम संचालन हो, इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल किस तरीके से अब क्या सख्ती बढ़ती जाएगी, क्या कुछ किया जाएगा ताकि ये जो AQI है वो ठीक हो सके? बिल्कुल यशी, आपने देखिए सही कहा। अब इसमें दून पुलिस की तरफ से अब ऑड इवन फॉर्मूले पर भी काम किया जा रहा है दिल्ली की तर्ज पे। जैसा आपने दिल्ली का जिक्र किया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए दून पुलिस की तरफ से लोगों से इसमें जनसंवाद किया गया है और उनकी राय मांगी गई है। सुझाव के आधार पर ही दून पुलिस चाहती है कि शनिवार और रविवार को जो वीकेंड का समय है, यहाँ पर जो ऑड इवन का जो फॉर्मूला है उसको लागू किया जाए। हालांकि अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जहाँ तक रोकथाम की बात है यशी, तो देखिए इसमें कई सारे
ऐसे नियम कायदे कानून हमारे द्वारा बनाए गए हैं, सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन उसका पालन की अगर हम बात करते हैं तो धरातल पर वो पालन नहीं हो पाता है जो कि कानून बनाए जाते हैं। मसलन अगर सुबह कोई जो सफाई कर्मचारी है, अगर वो झाड़ू मारने के बाद जो कूड़ा एकत्रित होता है उसे खुले में नहीं जलाने के लिए कहा गया है, लेकिन इस आदेश का अनुपालन कहीं नहीं हो रहा है। कहीं पर भी इस चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि वायु प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है वो हम लोगों की ही सेहत के लिए कितना हानिकारक है। तो खुले में जो है कूड़े का ढेर जो है वो जलाया जा रहा है। इसके अलावा वाहनों का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। बात करें तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बेतहाशा गति से जो है वो इस समय चल रहा है, और जो सरकार की जो सिस्टम है, सरकारी सिस्टम है, वो कचरे से भी धीरे गति से काम कर रहा है यशी, जिसकी वजह से जगह जगह पे नालियां और जो तमाम जो सड़क के जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनको अधूरा छोड़ा गया है, जिसकी वजह से धूल प्रदूषण जो है वो इस तरीके से और ज़्यादा बढ़ रहा है। जो पॉलीथीन है वो उसको रोकने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से कई बार आदेश जारी हुए हैं, लेकिन सरकार इसका अनुपालन नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सारे ऐसे कारक हैं जो कि इस वायु प्रदूषण को और बढ़ा रहा है। और अगर हिमालय राज्य में भी अगर इस तरीके की स्थिति है यशी कि एक महीने में ही 110 से 204 हमारा जो देहरादून का रिस्पना पुल है उसका AQI इंडेक्स पहुंच रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ एक सालों में अगर जल्द ही कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए तो ये स्थिति दिल्ली जैसी ही कहीं ना कहीं उत्तराखंड की भी देखने को मिल सकती है। ठीक है अंकित, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ संवाददाता बसंत कश्यप ऋषिकेश से जुड़ चुके हैं। बसंत, ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ पर AQI क्या है, साथ ही साथ किस तरीके से यहाँ पर सख्ती बरती जा रही है ताकि AQI इंडेक्स जो है उसको ठीक किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा कम प्रदूषण कैसे फैले, इस पर किस तरीके से फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल यसी, देखिए मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूँ ऋषिकेश की, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो मौसम वैज्ञानिक है उनका कथन है कि इस बार जो अक्टूबर माह से लेकर के नवंबर के स्टार्टिंग तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हवा का माप किया गया उसके अनुसार यहाँ पर कहा जा सकता है कि ऋषिकेश की जो आबो हवा अब भी दूषित नहीं हुई है। पिछले वर्ष की अगर बात करें तो पिछले वर्ष यहाँ पर AQI इंडेक्स 110 से ऊपर चला गया था, लेकिन इस वर्ष 110 से नीचे ही यहाँ पर जो हवा की गुणवत्ता है उसको यहाँ पर मापा गया। तो कहा जा सकता है कि ऋषिकेश की आबो हवा अभी फिलहाल यहाँ पर ठीक मानी जा रही है, अगर मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है उनकी अगर बात करें तो। अगर हम बात करें कि ऋषिकेश की जो आबो हवा किस तरह की, क्योंकि जब यहाँ पर चारधाम यात्रा शुरू होती है या फिर कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो बाहरी राज्यों से जो गाड़ियां आती है उनकी जो प्रदूषण है उसके कारण यहाँ पर जो हवा है उसका यहाँ पर दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, और लगातार यहाँ पर जो गाड़ियों का दबाव बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से यहाँ पर जो आबो हवा वो खराब होती है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए यथीत तो यहाँ पर जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो मौसम वैज्ञानिक है उनका अगर कहना है तो उनका यही कहना है कि इस बार की जो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो यहाँ पर नापा गया है उसके अनुसार जो यहाँ पर देखा जाए अगर ऋषिकेश की आबोहवा, तो ऋषिकेश की आबोहवा यहाँ पर अभी फिलहाल ठीक मानी जा रही है। जैसे ठीक है बसंत, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर रामगोपाल संवाददाता हरिद्वार से भी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल जी, अगर हम हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स को ठीक करे के लिए क्या कुछ काम किया जा रहा है, साथ ही साथ जैसे कि अभी अंकित बता रहे थे कि ऑड इवन फॉर्मूले पर भी काम किया जा रहा है, तो क्या ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? साथ ही साथ दिवाली बहुत नजदीक है, अब अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी से खराब हो रहा है तो आगे आने वाले समय में यानी कि जब दिवाली का वक्त आएगा उस वक्त ये क्या हाल होंगे ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ये बिल्कुल साफ तौर पर देखा जाएगा कि जिस तरीके से दीपावली और कहीं ना कहीं पटाखों के साथ में जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ेगा इस साथ में कहीं ना कहीं, क्योंकि जो प्रशासन है, प्रशासन के साथ साथ जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और तमाम जो इससे जुड़े जो विभाग है कहीं ना कहीं वो इस पर ध्यान नहीं देते। और देहात क्षेत्र की तो सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिलती है कि जो गन्ना कोल्लू है, गन्ना कोल्लू में जो वेस्टिन जो प्लास्टिक है, रबड़ है या फिर तमाम जितने भी इन चीजों से जुड़े जो वेस्टिन है उसको जलाया जाता है, ताकि उससे ही जो जहरीली धुआं है जो वो निकलता है और कहीं ना कहीं वो प्रदूषण यानी कि वातावरण में फैलता है और जहरीली हवा जो है इस तरीके से जो है बन पाती है कहीं ना कहीं साथ। और साथ में नगर पालिका, नगर निगम यानी कि तमाम जो कहीं ना कहीं दिन भर का जो कूड़ा है वो अगले दिन जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं या फिर नगर निगम के कर्मचारी हैं या फिर नगर पंचायत के हैं वो कहीं ना कहीं खुले में डाला जाता है। ऐसे ही स्थिति हरिद्वार देहात क्षेत्र की है और इससे तमाम कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि हालांकि कहीं ना कहीं जो इससे जुड़े यानी कि पेड़ पौधों को लगाने के साथ साथ में जो सामाजिक
संस्था है कहीं ना कहीं ऐसी, वो जरूर इस पर ध्यान देती हैं, क्योंकि कहीं कहीं अभियान जो है चलते हैं, कई तरीके के जो है लोगों को अवेयरनेस किया जाता है। लेकिन फिलहाल यदि हम बात करें हरिद्वार देहात क्षेत्र में लगातार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो दावे हैं कहीं ना कहीं वो फेल होते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वापस आएंगे। अंकित, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर मैंने दिवाली का जिक्र किया। दिवाली चूंकि हमें पता है कि लोग पटाखे जलाते हैं, आप कितना भी उनको बता लीजिए कि ग्रीन पटाखे चलाइए या फिर थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के करिए, लेकिन लोग पटाखे जलाते ही हैं अमूमन। और हम देखते हैं कि उसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज़्यादा बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं पोल्यूशन जो है और ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या इसमें कुछ रोकथाम की जाएगी ताकि ये कंट्रोल हो सके थोड़ा सा? देखिए, ऐसी सरकार की तरफ से तो ये कहा जाता है कि जो आतिशबाजी है उसको कम से कम रखे ताकि जो वायु प्रदूषण है वो नियंत्रण में रह सके। लेकिन देखिए, आप भी जानते हैं कि आम जनमानस इस दीपावली के त्योहार को लेकर के कितना उत्साहित रहता है और राजधानी देहरादून में जिस तरीके से लगातार जनसंख्या का घनत्व है उसमें बड़ी संख्या में दिवाली के शुभ अवसर पर आतिशबाजी की जाती है। अभी आपने देखा कि दशहरे के समय में सबसे बड़ा जो हमारा 131 फीट का रावण था उसमें ये कहा गया था कि ग्रीन पटाखे जो है उसमें लगाए गए हैं, लेकिन जब आतिशबाजी हुई जिस तरीके का प्रदूषण उस दौरान देखने को मिला, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बताती है कि त्योहार में भी हम कहीं ना कहीं जो अपने पर्यावरण है उसकी रक्षा का संकल्प नहीं ले पा रहे हैं, उसको और ज़्यादा दूषित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से भी हमें बचना होगा और सरकार के साथ साथ आम जनमानस की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है यशी कि इस पर्यावरण को संरक्षित रखे, सुरक्षित रखे, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ पौधे इसमें लगाए जा सकें। और आप इस अंकित, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इसका आइडिया भी नहीं होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स नाम की कोई चीज़ भी होती है और ये जो इसे लोग फॉग मान रहे होंगे, जो धुंध इसकी वजह से देखने को मिलती है क्यू इंडेक्स की वजह से, उसे लोग ज़्यादातर धुंध मान लेते हैं। ठंडी चूंकि शुरू हो रही तो लोगों को लगता है कि ये वो कहीं फॉग हो रहा है, ये तमाम चीज़ें। तो अभी ये भी जागरूकता होनी चाहिए कि भाई अगर हम पोल्यूशन बढ़ाएंगे हमारी हवा खराब होगी, हमें इससे दिक्कत होगी। बिल्कुल, ये चीज़ देखिए आम जनमानस में इसकी जागरूकता आनी बेहद ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहे, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी स्वस्थ रहे, तो अगर एक गाड़ी में आपका काम होता है तो उसमें अगर अपने साथ एक से ज़्यादा लोगों को ले जाया जा सकता है तो वो विकल्प भी कहीं ना कहीं आम जनमानस को देखना पड़ेगा। और कोशिश सरकार को यही करनी पड़ेगी कि जो पर्यटकों को सरकार यहाँ पर अधिक से अधिक लाना चाह रही है, लेकिन पहाड़ों में इतना दबाव झेलने की क्षमता नहीं है। जैसी पहाड़ों की रानी मसूरी की अगर हम उदाहरण की बात करें तो वीकेंड के समय में वहाँ पे कई किलोमीटर के जाम जो हैं वो लग जाते हैं। अब इस जाम लगने की वजह से जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं वो आम जनमानस को होती है और उसकी वजह से जो वायु प्रदूषण है उसकी संख्या में भी इजाफा होता है। और ये आप आंकड़े दिखा रहे हैं कि एक महीने में ही देहरादून का जो रिस्पना पुल है वो 110 से 210 के बीच में हो गया है। तो ये सारी चीज़ें बता रही है कि कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को लेकर के सचेत नहीं हैं और वो गंभीरता नहीं आ रही है। और ये गंभीरता अगर नहीं आएगी यशी तो इसी तरीके से लोगों का जो स्वास्थ्य है वो खराब होता रहेगा। बिना सिगरेट और इन सब चीज़ों का सेवन ना करने के बाद भी हर दिन आदमी कहीं ना कहीं इन 3 से 4 सिगरेटों का जहर जो है वो अपने भीतर में ले रहा है। तो इस तरीके की परिस्थिति जो है वो हो गई है। अगर इसमें बहुत जल्दी कोई कड़े कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाए गए तो निश्चित ही इसका बुरा हाल जो है वो देखने को मिल सकता है और दिल्ली जैसी परिस्थिति संभवतः उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, इस पर हम शायद जी का रुख करना चाहेंगे। शायद अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर जागरूकता को लेकर हम बात कर रहे हैं, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है लोगों का। तो कितना ज़्यादा लोग जागरूक हैं इसे एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। बहुत से लोगों को तो अभी तक ये पता नहीं है एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है होता क्या है, लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाता है कि यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा कई बार लोगों से अपील की गई है जो खेतों में जो फसल कटने के बाद जो प्याल जलाते हैं वो प्याल ना जलाएं, उसके बाद जो लोग जलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। नगर निगम के द्वारा भी कई लोगों पर कार्रवाई की गई है। उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो कूड़ा लोग घरों के बाहर फेंकते हैं उसके बाद जो उसमें आग लगा देते हैं उससे भी उसमें प्रदूषण फैलता है।
फैलता है। और लगातार रुद्रपुर शहर के अंदर एक जगह यहाँ पे ऐसी है जहाँ जिसे कहा जाता है कूड़े का पहाड़। उसमें लगातार यहाँ देखा जाता है कि सुबह आप निकल के जाएंगे तो उसमें आग लगी होती है और बिल्कुल धुआं होता है। पता नहीं लगता है कि जैसे कोहरा हो रहा है या धुआं हो रहा है, लोगों का निकलना भी दुश्वार होता है। उस पे भी लगातार जो लोग कूड़ा फेंकते हैं वहाँ पे भी निगम के द्वारा कई बार कार्रवाई की गई है। और यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है सिडकुल, जहाँ पे कुछ फैक्ट्रियों के पे भी कार्रवाई की गई है जो प्रदूषण फैलाते हैं। जैसी कुछ फैक्ट्री यहाँ पे है, प्लाईवुड फैक्ट्री है जिसमें लगातार प्रदूषण फैलता रहता है। उस पर भी प्रशासन के द्वारा कई बार कार्रवाई की गई है और लगातार यहाँ पे जो प्रशासन है लोगों को जागरूक करता रहता है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम आज बात कर रहे थे एक्यूआई इंडेक्स की। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से एक्यूआई इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, उत्तराखंड की आबोहवा भी अब खराब होने लगी है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। और इसी की वजह से अब सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है कि कैसे एक्यूआई इंडेक्स को कम किया जाए। और इवन का फॉर्मूला दर्जे की तर्ज पर हो सकता है शुरू किया जाए, कम से कम व्हीकल का इस्तेमाल किया जाए, उस पर भी जोर देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ दिवाली के टाइम पे ग्रीन पटाखे ही जलाए जाएं ताकि ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, लोगों को समस्याएं ना हो। कुमाऊं से खबर, जहाँ पर कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में 7 नवंबर को छात्र संघ के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कॉलेज में सभी पदों पर प्रत्याशी जीत को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं इस बार के चुनाव में अध्यक्ष पद पर ज्यादा खींचतान देखने को मिल रहे हैं। वहीं ऋतक साहू ने, जो कि कोषाध्यक्ष का पद का प्रत्याशी था, अपना नामांकन रद्द होने के कारण नमस्कार दादी। खबर रामनगर से है, जहां पर रामनगर में स्थित स्लॉटर हाउस का ठेका नगर पालिका प्रशासन द्वारा नियमों के तहत दिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत थी कि यहां पर मानक के तहत जानवर नहीं काटे जा रहे। इसके साथ ही नियम के विरुद्ध मांस को उत्तर प्रदेश के अलावा विदेशों में सप्लाई किया जा रहा है। तो वहीं कई ग्रामीणों का यह भी आरोप था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले सिंचाई नहर कटे हुए जानवरों का खून व अन्य गंदगी डाली जा रही है। देखिए, समीक्षा बैठक में मैंने इस मामले को उठाया था जब डीएम महोदय यहाँ पर आई थी, तो विधायक जी भी थे। तो इसमें लगातार शिकायत मेरे पास कुछ दिनों से आई कि बाहर से पशुओं को वाहन से लाया जा रहा है और गैस गोदाम के पास जो स्लॉटर हाउस है उसमें जो है उनको काटने के बाद मशीन से फिर वापस ले जाया जा रहा है, वाहन से लाना और फिर ले जाना। तो 25 का मानक है, जो टेंडर की शर्तों में जो 18 नियम है उसमें साफ साफ लिखा है अगर बाहर को आप निर्यात करोगे तो टेंडर कैंसिल होगा। लेकिन बिना मानकों की अनदेखी की जा रही है। खताड़ी में 12 दुकानें और गोलाघट्टी में 16 दुकानें, 25 का इनका मानक है। और इसमें शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। उन शिकायतों के क्रम में आज सुबह प्रातः 4 बजे के करीबन वहाँ का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में ये पाया गया कि जो उनकी क्षमता है 25 जानवर की, अंदर 25 जानवर ही पाए गए, लेकिन अन्य प्रकार की जो अनियमितताएं हैं वो पाई गई। जैसे कि जानवरों को मारने से पहले स्टन गन से बेहोश किया जाना है, उसके बाद इसको काटा जाना होता है, लेकिन वहाँ पे उनको बिना बेहोश के ही काटा जा रहा था। उसके अलावा जो खून है, जो उसकी खाल होती है या उसकी आंतें होती हैं, उनका भी नियमानुसार निस्तारण नहीं किया जा रहा था।
इसके अलावा जो विभिन्न लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं उनका भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड उनके द्वारा मेंटेन नहीं किया जा रहा था, और ना ही ये क्लियर हो पा रहा था कि कौन व्यक्ति कहाँ से लेके आ रहा है और कहाँ लेके जा रहा है। इसका कोई भी रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं पाएगा। एजुकेशन हब के रूप में जाने जाने वाले देहरादून के शिक्षण संस्थान लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नित नए प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ से पढ़कर निकलने वाले छात्र छात्राएं अपना भविष्य संवार रहे हैं। ऐसा ही कुछ विकास नगर अंतर्गत धूलकोट में स्थित तुलाज इंस्टीट्यूट भी कर रहा है, जहां इन दिनों छात्र छात्राओं के साथ पढ़ाई के साथ साथ उनकी बौद्धिक क्षमता को प्रयोगात्मक रूप से सामने लाने के लिए उत्कृष्टि नामक 2 दिवसीय टेक फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडल से उनकी बौद्धिक क्षमता देखने को मिल रही है। इस दौरान इस आयोजन में शामिल क्षेत्र के करीब 18 शिक्षण संस्थानों के प्रतिभागी छात्र छात्राओं द्वारा आधुनिक और दैनिक दिनचर्या से संबंधित तमाम पहलुओं को सुगम बेहतर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न तरह के मॉडलों को प्रदर्शित किया गया। कॉलेज में अभी उत्कृष्ट फेस्ट हो रहा है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। हमारे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं, वहाँ बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं। तो हमने बेसिकली एक हमारा बीएससी एग्रीकल्चर 3rd ईयर का एक प्रोजेक्ट बनाया हमने, वर्टिकल हाइड्रोपोनिक। इसमें हमने पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करा है और एक हमने हाइड्रो पंप लगाया है, ताकि जो भी सोल्यूशन हमने इसमें डाले हैं वो वापस सर्कुलेट होते रहें। तो इसमें हम सॉइललेस कल्चर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि विदाउट ग्रोइंग क्रॉप्स विदाउट सॉइल। सर एक्चुअली हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है उत्कृष्टि का, इसके तहत के टेक्नोलॉजी को आप कैसे ग्राउंड लेवल पे दिखाओगे। तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं बेसिक एग्रीकल्चर 1st ईयर से लेकर 4th ईयर तक, उन्होंने डिफरेंट मॉडल्स बनाए। इससे 7 मॉडल्स हैं और 7 मॉडल हमारे वर्किंग मॉडल्स हैं, जैसे IFS है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर है, हाइड्रोफोनिक्स और आपका वर्टिकल फार्मिंग है, बायोफ्लॉक। इस तरह से 7 मॉडल्स बने हैं और उसमें से हमारे 6 मॉडल ऐसे हैं जो हमारे ग्राउंड यहाँ पे एग्रीकल्चर फार्म पे लाइव है। टेकफेस्ट जो हमारा चल रहा है उत्कृष्ट 11th, ये हमारे हर साल जो होने वाले एक एनुअल फेस्ट की तरह है और इसमें बच्चों को सीखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। बच्चे जो आजकल थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं पढ़ाई के जरिए, उसको प्रैक्टिकल के रूप में जो है करने का मौका उन्हें बहुत कम मिलता है। आज उस प्रैक्टिकल को करने का मौका उनको टेकफेस्ट के द्वारा मिल रहा है, जहाँ बच्चे रोबोवार्स, ड्रोन के साथ जो है उनके कंपटीशंस, ठीक है। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में लोग एरोफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स, इन सब चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बच्चे सीख रहे हैं। काफ़ी कुछ सीखने को उनको मौका मिल रहा है। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र व राज्य सरकार का आभार जताते हुए कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को लेकर समाधान के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। विधायक दीवान सिंह जिला ने बरसों पुरानी मांग धनगढ़ी नाले पर पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 29 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत कर इसका शासनादेश जारी करने का मुख्यमंत्री का आभार जताया। धनगढ़ी पनौत पुल जो बहुत पुरानी मांग हमारी है, आज धनगढ़ी पुल का जो हुआ है और नए लेवल में, यानी कि उसका विस्तार हुआ है। पहले जो 100 कुछ मीटर था तो 220 मीटर के आसपास, 150 मीटर था, 220 मीटर जिसकी लंबाई बढ़ रही है। क्योंकि पूर्व में उसको 18 महीने में पूरा होना था, ठेकेदार पूरा नहीं कर पाए, नए कॉर्पोरेट प्रशासन ने उसमें रोक लगाई। उसके बाद उसकी हाइट बढ़ाकर जो है NGC है हमारा, उसने भी NOC दे दी, कॉर्पोरेट पार्क ने भी। तो नए DPR के माध्यम से 29 करोड़ 65 लाख का कल जो हुआ है। खबर मंगलौर से है, जहां आगामी त्योहार के मद्देनजर नगर व देहात क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के अंतर्गत मंगलौर व लंडौरा क्षेत्र में जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह के नेतृत्व में खाद्य पूर्ति विभाग व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की गई। इस मात्रा में दुकानों में भारी मात्रा में अनियमितता व अस्वच्छ मिठाइयां भी टीम को मिली, जिसमें कुछ मिठाइयों को टीम द्वारा नष्ट कराया गया है। साथ ही साथ मिठाइयों के सैंपल लिए गए।
पता है कि आगामी हमारा दिवाली सीजन आ रहा है, त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो उसी क्रम में समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि जो मार्केट में जितनी भी, क्योंकि मिठाइयों की शॉप भी बहुत सारी खुलती हैं और नई नई मिठाइयाँ बनती हैं, तो उनमें जो भी मिले वो हाइजीनिक हो, कोई भी उसमें मिलावट ना हो। जैसे मावा होता है, दूध होता है और जो अन्य प्रकार की चीज़ें बिकती हैं उसमें मिलावटों की शिकायतें आती हैं। तो उसी क्रम में हमें शिकायतें मिली थी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को, तो आज हमने मंगलौर में आके औचक निरीक्षण कराया दुकान का, उसमें कुछ हमें खामियां पाई गई। तो उसी क्रम में यहाँ सैंपल भी लिए जा रहे हैं और जो अनहाइजीनिक प्रोडक्ट्स हैं उसको हम डिस्ट्रॉय करके इनको नोटिस भी इशू कर रहे हैं। यहाँ का ओनर है, उसके हिसाब से ये कहीं गांव है, जैसे घोसीपुरा है, जहाँ पे ये बना के ये लेके आते थे। तो इसके बाद हम वहाँ भी चेकिंग करेंगे कि अगर वहाँ पे कहीं ऐसा है तो वहाँ पे हम पुलिस के साथ कार्रवाई करेंगे। संज्ञान में है कि इस समय दीपावली का त्यौहार चल रहा है और मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य से हम लोगों ने बीच में कार्रवाई करते जा रहे हैं, जो कि आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को उस पर आ भी रहा है, और हम लोग प्रचार प्रसार भी करते जा रहे हैं कि आप अच्छी क्वालिटी मिठाई बेटे। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी आज संयुक्त टीम है, जो मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में आई है, और इस पर हम लोगों ने यहाँ कार्रवाई की है, जिसमें रसगुल्ला हमें लगभग 15 टिन जो लोहे वाले टिन होते हैं उस पर जंग लगी हुई थी। प्रथम दृष्टया हाइजीनिक कंडीशन में नहीं, अनहाइजीनिक कंडीशन में है, वो हाइजीनिक नहीं लग रहा है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और जांच के लिए सैंपल भेज रहे हैं। हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहते हैं, आगे भी जैसे इनपुट मिलते हैं। जैसे कल रात को आपने देखा होगा पनीर पकड़ा, हम लोगों ने इनपुट मिले थे, 1:30 बजे रात को पकड़ा था। हरकी से 3 नवंबर से शुरू हुई देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान यात्रा शनिवार को डोईवाला पहुंची थी। पुलिस की सुरक्षा में ये यात्रा देहरादून के लिए रवाना हुई। कल 6 नवंबर को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर ये यात्रा संपन्न होगी। वाहन सवार ने आपको बता दें कि संत को टक्कर मार दी थी, जिसकी संतों ने लिखित में डोईवाला कोतवाली में तहरीर देकर अज्ञात वाहन और उसमें सवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान पदयात्रा हमने प्रारंभ किया है, जिसमें हमने हरिद्वार की पैड़ी से परम पूज्य गुरु जी यति निशान गिरी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वहां से प्रस्थान किया हमने। और हमें जो है इस यात्रा को लेकर के माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के पास पहुंचना था, लेकिन बीच में रायवाला और डोईवाला के बीच में एक गाड़ी आती है सफेद रंग की, जिसमें जो है मुसलमान बैठे हुए थे, और वो अचानक बड़ी तेजी के साथ लाए और हमारे स्वामी जी यति परमात्मानंद जी और हम सब लोग जो है साथ में थे। एकदम उन्होंने चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बीच बचाव में हम लोग तो साइड हो गए, लेकिन स्वामी जी के ऊपर जो है गाड़ी जो है चढ़ गई और लग गया, बम्पर लग गया और गिर पड़े। थाने पहुंचे और थाने में पहुंचने के बाद में हमने जो है लिखित रूप से हमने जो है दिया, और उन्होंने ये कहा कि हम जो है कार्रवाई को जो है हम करेंगे और जल्द से जल्द हम पकड़ेंगे। नैनीताल के डीएसए मैदान में खेले जा रहे टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में नैनीताल पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। यूनाइटेड स्पोर्ट्स एसोसिएशन निराली नवी मुंबई महाराष्ट्र द्वारा 2 दिवसीय टेनिस बॉल फैमिली क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में मुंबई की 6 टीमों ने प्रतिभाग किया। 5 ओवर के इस क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए मुंबई से लगभग 120 खिलाड़ी अपने परिवारजनों के साथ देवनागरी पहुंचे थे। और इस बार उन्होंने महाराष्ट्र के क्रिकेट टीमों को और इस प्रकार की नई जो पद्धति है उसको ला करके यहाँ महाराष्ट्र से अपनी टीमें यहाँ ला करके उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, और मुझे लगता है कि वे सभी बधाई के पात्र हैं। और भविष्य में जैसा आपने कहा कि हम लोगों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि मैं खिलाड़ी नहीं हूँ और खेल को बहुत जानता भी नहीं हूँ, पर खेल प्रेमियों को, खिलाड़ियों को मैं प्रेम करता हूँ, और इसलिए मैं चाहूँगा कि जैसा आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स के यहाँ के सचिव अनिल गया यहाँ पर है, और भी इनके साथियों से कहूँगा कि झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र ज्योति व कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ मिलकर नारसन सीएससी हॉस्पिटल में स्वच्छता अभियान चलाया है। विधायक ने हॉस्पिटल के आसपास जमी गंदगी और कटीली झाड़ियों को काटकर सफाई अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि सफाई अभियान को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन धरातल पर
स्वच्छ अभियान दम तोड़ चुका है। सरकारी अस्पतालों में सफाई कर्मचारी तक मुहैया नहीं है। CHC गुरुकुल नाशन में है। मेरे साथ ग्राम प्रधान दैया की भाई विक्रांत जी हैं और हमारी समस्त टीम जो है वो सेवक फाउंडेशन के द्वारा आज ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था यहाँ की हालत जो थी बड़ी ख़राब थी। मैंने कई बार जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको भी बोला कि यहाँ की साफ़ सफाई दुरुस्त करो, तो वो लोग नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने अपनी टीम के माध्यम से, सेवक फाउंडेशन के माध्यम से आज सफाई अभियान चलाया है। और मैंने जब यहाँ के इंचार्ज को कहा कि क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं है और हमारे पास बजट भी नहीं है। जबकि सरकार के मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। त्योहारों के मद्देनजर मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए लक्सर उप जिलाधिकारी व जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने संयुक्त टीम बनाकर छापेमार कर कार्रवाई की, जिसमें लक्सर के नामचीन मिष्ठान भंडार शर्मा स्वीट्स के भारी यात्रियों में अनियमितताएं पाई गई हैं। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी शर्मा स्वीट्स के मालिक पर नाराज होते हुए नजर आए। उन्होंने अपने अधीनस्थ को तत्काल आदेशित किया कि शर्मा स्वीट्स को तत्काल नोटिस जारी किया जाए। त्योहार का माहौल है और त्योहार के माहौल में मिलावट जो खाद्य सामग्री है, चाहे वो मावा हो या कोई मिठाई हो या कोई और खाद्य सामग्री हो, उसमें संभावना बढ़ जाती है। तो उसी के दृष्टिगत हम लोग ये छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 जगह छापेमारी की है और 3 जगह सैंपल लिए हैं। सैंपल को सील कर दिया है और रिपोर्ट आने के बाद किसके सैंपल पास होते हैं, किसके पास होते हैं, उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई करेंगे। त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए मिलावट की आशंका ज़्यादा रहती है, तो हमने आज मिठाई और जो होलसेल की दुकान उसका निरीक्षण किया, जिसमें SDM महोदय भी हमारे साथ थे और पूरी ज्वाइंट टीम थी, पुलिस और प्रशासन के सामने कार्रवाई की है। इसमें हम लोगों ने 3 मिठाई के सैंपल और 1 तेल का सैंपल जांच के लिए सील करके ले लिया है। साफ सफाई न होने के कारण 2 लोगों को नोटिस भी जारी किया। प्रदेश की दावे सरकार चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है, जिसके चलते आगामी दिसंबर में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए दावे सरकार ने कमर कस ली है, ताकि प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से होने वाले पलायन और बेरोजगारी की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सके। और ये कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र भसीन का, जिन्होंने विकासनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान धामी सरकार की जमकर तारीफ की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन होंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो देश और विदेश में लगातार रोड शो किए जा रहे हैं, निवेशकों से बातचीत की जा रही है, उसके परिणाम स्वरूप अभी तक करीब 94,000 करोड़ के जो MOU हैं उन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो अभी मुख्यमंत्री जी कल मुंबई में अपना रोड शो करेंगे, उससे और अधिक राशि आने की संभावना है। इस इन्वेस्टर समिट के परिणाम स्वरूप जो प्रदेश के अंदर उद्योग लगेंगे, उसमें जहां बड़ी संख्या में प्रदेश के युवाओं को रोजगार सीधे तौर पर मिलेगा। कोटद्वार स्थित पौराणिक सिद्धबली बाबा का वार्षिक अनुष्ठान इस साल 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित होगा। श्री सिद्धबली मंदिर समिति प्रबंधक शैलेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार वार्षिक अनुष्ठान में शोभा यात्रा, भक्ति भजन संध्या के साथ ही लोक जागरण और एकादशी कुंडीय महायज्ञ का आयोजन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वार्षिक अनुष्ठान में गुरु शंकराचार्य, महामंडलेश्वर और लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। और ख़ास ये कि अब के इसमें जो संडे को जो हिंदी भजन के गायक होते हैं वो हेमंत ब्रिजवासी जो सारे गामा चैम्पियन उसमें आते हैं वो है। और शनिवार को तो हेमक राशि है ही है और जगत गुरु शंकराचार्य जी, सच्चिदानंद जी हैं।
देहरादून में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में नगर निकाय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राज्य में चल रही केंद्र पोषित योजना, पुनर्वित्त तथा 5वें राज्य वित्त योजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्री ने सभी अधिकारियों को आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगर निकायों में साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक समुचित व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। शहरी विकास विभाग से संबंधित टिहरी जनपद, पौड़ी जनपद, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली यानी 5 जिलों के जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं और मैनेज हैं, उनके साथ बैठना हुआ और सभी से बहुत विस्तार से बात की है। आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो काम है डोर टू डोर कलेक्शन का, उसकी जानकारी ली, उसके सेग्रीगेशन की जानकारी ली। जो हमारे लीगेसी बेस हैं, यदि पुराने कहीं अपशिष्ट पड़े हैं वहाँ से हटा दिए हैं क्या, उनकी क्या स्थिति है, उसकी डीपीआर तैयार की है क्या, और जो हमारे कूड़ा उठान निस्तारण की जो अभी तक की स्थिति है यानी ठोस अपशिष्ट के बारे में जानकारी हमने ली है। खबर लक्सर से, जहां लक्सर के हॉली क्रॉस स्कूल में G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर वार्षिक महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि CBSE बोर्ड के डिवीजन अधिकारी रणवीर सिंह ने स्कूल में 110 फीट ऊंचा तिरंगा झंडे को फहराकर किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा के साथ साथ अपने देश की संस्कृति, सभ्यता का ज्ञान और राष्ट्रभक्ति के संस्कार दिए जाना भी जरूरी है। हमारी प्रयास ये है कि बड़ी बेहतरीन हो, जो करेंगे अच्छा करेंगे, नहीं तो करना ही नहीं चाहिए, ताकि बच्चों के लिए, माता पिता के लिए जिससे एक ऊर्जा उत्पन्न होता है, उन्हें एक ईश्वर कृपा आशीर्वाद मिलता है। इतने बड़े प्रोग्राम में बच्चों ने सहभागिता लिया। बच्चों के लिए भी, हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लक्सर के लिए ये बड़ी महिमा, गरिमा, गर्व की बात है। एजुकेशन को थोड़ा सा बहुत बच्चों को क्या करना चाहिए? जी, शिक्षा पर हम इतना ध्यान देते हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को सक्रिय व्यक्ति बनाने के लिए हम ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और जो बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय बनता है, उसे भविष्य में जाकर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ता है। बच्चा जो सक्रिय है इतनी गतिविधियों के माध्यम से, वो अपना भविष्य का लाइन अपने आप में पकड़ लेता है। मेरा सीधा कहना है आप लोगों को, पूरे विश्व भर को आप देख लीजिए, जो आज विकसित देश भी है, कोई भी विकसित देश जो है अपनी मातृभाषा को, अपनी मातृभूमि को और मातृशक्ति को दुत्कारता नहीं है। इसलिए हमें सोचना होगा, अगर आज इजराइल 75 साल का है और इंडिया भी 75 साल का है, इजराइल में जो नेता हैं उनके बच्चे भी जो है दूर दराज से भी छोड़ के, जो विदेशों में भी है, वो सेना में जा रहे हैं लड़ने के लिए, अपनी अस्मिता के लिए। तो आज हमारे देश में इस तरह की शक्ति विद्यमान है कि 60% युवाओं का देश ये है। तो 60% युवाओं को देश पर, जहाँ पर कि एक सन्यासी प्रवृत्ति का व्यक्ति प्रधानमंत्री है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो उत्तराखंड से, हमारी देवभूमि से, हम सबकी आपकी देवभूमि से है। तो हम ऐसे शक्तियों के साथ जुड़कर देश की एकता, अखंडता और देश प्रेम और देश के प्रति समर्पण की भावना को कैसे ला सकते हैं, सबसे पहले हमें सोचना होगा। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।